हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। फिफ्थ सेमेस्टर औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता का विकास, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थियोरेटिकल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आपको उस सब्जेक्ट में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ बता रहे हैं और विद सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लीजिएगा और इन क्वेश्चनों के साथ आप एग्जाम देने जाइएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में आपका एक वीडियो और आएगा जिससे कि आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फाइनल ईयर फिफ्थ सेमेस्टर औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे न्यू सिलेबस के अनुसार। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फाइनल ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का औद्योगिक प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास के इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आता है कि प्रबंधन की परिभाषा दीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 100% वो देता ही है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में छात्र को कितना पता है, यह उस नॉलेज को जानने का प्रयास करता है जो एग्जामिनर होता है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा कि प्रबंधन होता क्या है। प्रबंधन एक ऐसी कला है जिनके द्वारा किसी व्यवसायिक या फिर औद्योगिक उपक्रम की प्रशासनिक द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु उपक्रम के उद्देश्यों व लक्ष्यों की ओर अग्रसित होने वाली समस्त गतिविधियों एवं मानवीय प्रयासों को संगठित, समन्वित, निर्देशित व नियंत्रित करके उपक्रम के अभिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब क्या है कि कोई भी हम कारोबार कर रहे हैं, कोई भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट द्वारा जो भी नीतियां बनाई गई हैं, जो भी नियम, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनके अंतर्गत रहकर हम अपने प्रयासों को इस तरीके से उसमें लगाएं और अपने जो उद्देश्य हैं, उस व्यवसाय से जो उद्देश्य हैं उनको आसानी से प्राप्त कर लें। यही है प्रबंधन। ठीक है, विशेषताएं क्या होती है प्रबंधन की? सुनिश्चित लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य जो है प्रबंधन की विशेषताएं हैं। तो इसमें देख लीजिएगा, ये हेडिंग दी हुई है लेकिन हम इनको जो है आपको विस्तार से बता रहे हैं। सुनिश्चित लक्ष्य प्राप्ति उद्देश्य क्या है, यानी कि एम ऑफ अचीवमेंट डेफिनेट गोल। तो यहां पर सुनिश्चित लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य में आप कैसे लिखोगे? देखिएगा, प्रबंधन जो है उसके समस्त क्रियाकलाप पूर्व निश्चित लक्ष्य प्राप्ति के उद्देश्य के लिए ही संपन्न होते हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा, जो प्रबंधन है उसके समस्त सारे क्रियाकलाप जो होते हैं वो पूर्व निश्चित लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी कि पहले से ही लक्ष्य प्राप्ति के जो उद्देश्य हैं उसके लिए संपन्न होते हैं। और उपक्रम में कार्यरत सभी जो कर्मचारी हैं उनके प्रयासों में उचित सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करने और प्रबंधकों के पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो जाती है, यानी कि सुनिश्चित लक्ष्य प्राप्ति का उद्देश्य ये कहलाता है। अब बात करते हैं अधिकार प्रणाली का निरूपण। अधिकार प्रणाली का निरूपण जब आप हेडिंग डालोगे उसमें लिखोगे कि प्रबंधन जो है एक ऐसी प्रणाली का निरूपण करता है जिसके द्वारा उपक्रम की समस्त गतिविधियां, सारी जो गतिविधियां हैं उन पर एक उच्चतम परंपरा, ठीक है, उच्चतम परंपरा, उसका समावेश और नियंत्रण करना संभव हो जाता है अगर अधिकार प्रणाली का निरूपण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यों की सम्मिलित करने वाली एक जो होती है प्रभिन्न प्रक्रिया। ठीक है, प्रभिन्न प्रक्रिया मतलब कि कार्यों को सम्मिलित करने वाली एक प्रभिन्न प्रक्रिया। उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रबंधन जो है ना एक ऐसी प्रभिन्न, या फिर हम बोल सकते हैं प्रभिन्न को सुस्पष्ट प्रक्रिया, हाँ सुस्पष्ट बोल सकते हैं, प्रभिन्न प्रक्रिया को सुस्पष्ट बोल सकते हैं। तो प्रबंधन जो है एक ऐसी सुस्पष्ट प्रक्रिया है, यानी कि डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसमें नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग या फिर स्टाफिंग, जिसको हम स्टाफिंग बोलते हैं, जो स्टाफ होता है, और डायरेक्टिंग, निर्देशन और उसके कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण इत्यादि विभिन्न कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। किसमें? कार्यों को सम्मिलित करने वाली एक प्रभिन्न प्रक्रिया में। नेक्स्ट है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। देखिए, उत्प्रेरक के रूप में टू वर्क एज ए कैटलिस्ट। देखिए, श्रम यानी कि जो लेबर होती है, पदार्थ तथा पूंजी, मटेरियल और कैपिटल, उसका प्रयोग करके वस्तुओं या फिर उत्पादों, जो वस्तुएं हैं
या फिर जो उत्पादन हो रहा है किसी कंपनी में, उसका निर्माण करने के लिए प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट एक उत्प्रेरक का काम करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट की भांति कार्य करता है। ठीक है, ये लिखोगे आप उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना इसके हेडिंग में। एक आता है एकीकारक बल। एकीकारक बल में आप लिखोगे, देखिएगा एकीकारक बल होता है यूनिफाइंग फोर्स, यानी कि प्रबंध वस्तुतः एक ऐसा एकीकारक बल है, एकीकारक यानी कि यूनिफाइंग फोर्स, एक ऐसा यूनिफाइंग फोर्स है जो कि अभिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु, अभिष्ट उद्देश्य होते हैं डिजायर्ड यानी कि चाहने वाले, जो हम चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य हम चाह रहे हैं उनको प्राप्त करने के लिए ह्यूमन बीइंग यानी कि व्यक्तियों तथा संसाधनों, जो रिसोर्सेस हैं हमारे, उनको एकीकृत करना, इंटीग्रेट करना, ये क्या कहलाता है? एकीकारक बल कहलाता है। नेक्स्ट है संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ वैयक्तिक लक्ष्यों को समरूप करना। कैसे लिखेंगे? जो हमारे पास संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ वैयक्तिक लक्ष्यों को समरूप करना होता है, उसमें आप लिखना जो संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उत्पन्न संघर्ष या फिर विरोध, संघर्ष भी होता है और उसमें विरोध भी होता है, उसको न्यूनतम करने के लिए प्रबंध जो है संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ वैयक्तिक लक्ष्यों का समरूप तैयार करता है। ठीक है, यानी कि जो विरोध हो रहे हैं, जो उसमें संघर्ष हो रहे हैं, उनको कम करने के लिए संगठन बनाता है। नेक्स्ट है बहु अनुशासनात्मक विषय, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो ये क्या है? प्रबंध जो है एक बहु अनुशासनिक विषय है जिसका उद्गम जो है वो इंजीनियरिंग या फिर मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र तथा कार्य शोध, इसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिसर्च, इन सभी के महत्वपूर्ण विषयों के ज्ञान की सहायता से होता है। बहु अनुशासनिक इसलिए इसको कहा गया है। सार्वभौमिक क्षेत्र क्यों कहा गया इसे? सार्वभौमिक क्षेत्र यानी कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, तकनीकें हैं, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षा, सरकार, अस्पताल, सेना इत्यादि, ये सभी, इन सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होने का जो कारण है, इसका क्षेत्र सार्वभौमिक कहलाता है। संगठन का एक गतिशील कार्य, यह भी एक विशेषता है। तो संगठन का एक गतिशील कार्य यानी कि प्रबंध व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा गतिशील कार्य है, जो प्रबंध है वो व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा गतिशील कार्य है जो व्यवसाय को इसके वातावरण के अनुसार यथासंभव ढालने का प्रयास करता है। यानी कि संगठन का एक गतिशील कार्य क्या है? जो उसको उसी के वातावरण में ढालने का यथासंभव प्रयास करता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इसमें लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि आधुनिक समय में प्रशिक्षण का क्या महत्व है? आधुनिक समय में प्रशिक्षण का क्या महत्व है, इसको आप देखिएगा। देखिए, प्रशिक्षण से उत्पादकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसको ध्यान रखिएगा पॉइंट को। प्रशिक्षण जो होता है उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है, उत्पादन की दर में द्रुत होती है और उत्पादन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें सुधार आता है। दूसरा है कर्तन दर यानी कि स्क्रैप रेट में कमी आती है और श्रमिकों की दक्षता तथा मनोबल में वृद्धि होती है। दुर्घटनाएं कम होती हैं तथा उत्पादन लागत में भी कमी आती है, यानी कि लागत कम होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। श्रमिकों की थकान व शिथिलता में कमी आती है और प्रशिक्षण द्वारा मजदूरी दरों में वृद्धि होती है, कार्य संतुष्टि मिलती है। मशीनों, उपकरणों और औजारों के रखरखाव में भी कमी आती है, यानी कि वो रखे रहते हैं लेकिन तो उसमें भी कमी आती है, वो क्या होता है? यूजेबल हो जाते हैं। सामग्री व साधनों का दुरुपयोग कम होता है, यानी कि उनका जो है सही तरीके से प्रयोग न करना, उसमें भी कमी आ जाती है अगर प्रशिक्षण हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक संघ को परिभाषित कीजिए। श्रमिक संघ क्या है, उसको परिभाषित करना है। तो श्रमिक संघ को परिभाषित करने के लिए हम लिखेंगे और इसके लाभों को भी बताएंगे। तो देखिए, श्रमिक संघ क्या है? श्रमिक संघ एक ऐसा संगठन होता है जो सभी श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। जो सभी श्रमिक होते हैं उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है। मजदूरी संघ मजदूरों को मजदूरी, घंटे, फायदों और यानी कि मजदूरी कितने घंटे करनी है, ये मजदूरी करने से आपको क्या फायदा है और अन्य कामकाजी परिस्थितियों से निपटने के लिए एकजुट करने में मदद करता है। यही है श्रमिक संघ। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? इसके लाभ जो हैं वो हैं अपने सदस्यों के वेतन में सुधार करना, काम करने की स्थिति और इसके सदस्यों के काम करने का तरीका, इसमें सुधार करना, और जो हमारे पास है जो प्रत्येक सदस्य होता है उसके सहायता करना, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना, ये भी जो है एक संगठन का कार्य होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक काम और होता है कि यह सुनिश्चित करना है कि
नियोक्ता द्वारा लिया गया हर निर्णय श्रमिकों के हित में हो और उनका शोषण न किया जाए, यानी कि उनको परेशान न किया जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन क्या है? इसके महत्व की विवेचना कीजिए। विक्रय संवर्धन प्रचार मिश्रण के तत्वों में से एक है। प्रचार मिश्रण के तत्वों में से एक है और प्रचार मिश्रण में प्राथमिक तत्व विज्ञापन, व्यक्तिगत बिक्री, प्रत्यक्ष विपणन और प्रचार जनसंपर्क है, जनसंपर्क। ठीक है, अब देखिए प्रचार और जनसंपर्क एक ही बात है, जनता से संपर्क करना या फिर प्रचार करना। ठीक है, विक्रय संवर्धन, देखिए विक्रय संवर्धन उपभोक्ता मांग को बढ़ाने, बाजार की मांग को प्रोत्साहित करने या फिर उत्पादन की उपलब्धता में सुधार करने के लिए पूर्व निर्धारित सीमित समय के लिए मीडिया और गैर मीडिया विपणन संचार दोनों का उपयोग करता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरणों में प्रतियोगिता, कूपन, मुफ्त खरीद में बिंदु और प्रीमियम पुरस्कार शामिल ये होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि बाजार सर्वेक्षण क्यों संपादित किया जाता है? बाजार सर्वेक्षण क्यों संपादित किया जाता है और इसके विभिन्न प्रकारों को भी स्पष्ट कीजिए। इसके विभिन्न प्रकारों को भी स्पष्ट करना है, तो आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, केवल आपको समझना है और देखते जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट्स, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए बाजार सर्वेक्षण को क्यों संपादित किया जाता है, इसको जान लेते हैं। बाजार सर्वेक्षण जो है किसी उत्पाद अथवा सेवा विशेष के प्रति ग्राहकों के झुकाव का अध्ययन करने की प्रक्रिया कहलाती है और इसके माध्यम से जनता यानी कि ग्राहक से प्रत्यक्ष संपर्क कर अपना अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा उनकी रुचि, प्राथमिकता आदि का ज्ञान भी किया जाता है। तत्पश्चात उसका विश्लेषण कर उन तथ्यों यानी कि आंकड़ों, सूचना आदि को उत्पाद अथवा सेवा निर्माण एवं वितरण कार्य में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सर्वेक्षण के प्रकार क्या क्या हैं? सर्वेक्षण के प्रकार है, पहला उत्पादन सर्वेक्षण, तो इसमें क्या होता है, उत्पाद विशेष के विषय में ग्राहक की वरीयता। सेकंड है प्रतिक्रिया सर्वेक्षण, उत्पाद के विषय में प्रयोगोपरांत प्रतिक्रिया करना, यह प्रक्रिया सर्वेक्षण में आता है। केंद्रीय समूह सर्वेक्षण में विशेषज्ञों का किसी उत्पाद यानी कि सेवा के विषय में विचार करना। ऑनलाइन सर्वेक्षण में आता है इंटरनेट, सोशल माध्यमों और उनके द्वारा जनता के विचार एकत्रित करने का प्रयास करना, ये ऑनलाइन सर्वेक्षण में आता है। बाजार सर्वेक्षण का महत्व जान लेते हैं। बाजार सर्वेक्षण का महत्व है बाजार की मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला का अध्ययन और विपणन नियोजन का संपादन, ग्राहक की आवश्यकता एवं अपेक्षा का समुचित एवं पर्याप्त ज्ञान, नवीन उत्पाद का परीक्षण और यहां पर प्रतिस्पर्धियों के विषय में सूचनाएं प्राप्त करना, यही बाजार सर्वेक्षण का महत्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एकल व्यवसाय तथा साझेदारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल व्यवहार और साझेदारी में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों, और एकल व्यवसाय के गुण और जो सीमाएं हैं, उसकी जो सीमाएं हैं उनको भी लिखना है। तो देखिएगा पहले हम इनमें अंतर देख लेते हैं। तो अंतर का आधार यहां पर लिखा हुआ है एकल व्यवसाय और इसमें साझेदारी कैसे। तो न्यूनतम संख्या के आधार पर एकल व्यवसाय में केवल एक ही स्वामी होता है और साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक हैं। वैधानिक नियम क्या कहता है एकल व्यवसाय में? इस व्यवसाय के लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं है, लेकिन साझेदारी की स्थापना के लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का प्रयोग होता है। विचार विमर्श के उद्देश्य पर, विचार विमर्श के आधार पर एकल व्यवसाय में क्या होता है कि विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन साझेदारी में कोई भी निर्णय विचार विमर्श द्वारा ही लिया जाता है, यानी कि बिना विचार विमर्श के कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। पंजीयत के आधार पर इस व्यवसाय के लिए पंजीयन आवश्यक नहीं है, लेकिन जब हम साझेदारी की बात आती है तो उसमें पंजीयन आवश्यक है, यानी कि आवश्यक है। अधिकतम व्यक्ति के आधार पर देखें तो स्वामी जो है एकमात्र सदस्य होता है जो एकल व्यवसाय होता है, और साझेदारी में अधिक संख्या 20 तथा बैंकिंग व्यवसाय के आधार पर 10 होती है। एकल व्यवसाय के गुण क्या क्या हैं? देखिए यह बगैर कानूनी अड़चनों के साथ आरंभ किया जा सकता है। बगैर कानूनी अड़चनों के साथ जो है ये शुरू किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो है क्या करना पड़ता है कि इसके व्यापारी जो है व्यापार करने के लिए जो है संचालन एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं और गोपनीयता बनाए रखना संभव है इसमें, यानी कि इसका जो व्यापार चलता है, संचालक जो होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, तो गोपनीयता बनाए रखना इसमें जो है संभव है। इसमें व्यापारी ग्राहक के सीधे संपर्क में आता है। इसमें कर्मचारी के साथ सीधे संबंध संभव है तथा उनमें मधुर संबंध बनाए रखने में सुविधा होती है। 5 जो है होने वाला सभी लाभ मालिक को ही मिलता है, ये बढ़ता नहीं है। चलिए सीमाएं की बात कर लेते हैं। पूंजी सीमित के होने के कारण आधुनिक फैक्ट्री लगाना संभव नहीं है।
अपरिमित दायित्व होता है और मालिक सभी तकनीकों में दक्ष नहीं हो सकते। व्यवसाय का विस्तार सीमित होता है और मालिक की जो अक्षमता है उसके कारण व्यवसाय में हानि होने पर भी उसे बंद करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेखा एवं कर्मचारी संगठन के लाभों एवं हानियों के स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स वे क्वेश्चन है जो परीक्षा में 3 साल से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आने वाली परीक्षाओं में गैस किए हुए क्वेश्चन है, जो आने के चांसेस हैं, 99% आने के चांसेस हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ये तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, 100% आएंगे दोस्तों। लेकिन जो आने वाले हैं इनसे अलग, देखिए 80% पेपर 60% पेपर सेम हो सकता है, लेकिन 30-40% पेपर अलग ही आता है। ठीक है, तो वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगली वीडियो मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वे हैं जो आपको पास कराएंगे ही कराएंगे, इनको तो आप केवल रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, रेखा एवं कर्मचारी संगठन के लाभों तथा हानियों को स्पष्ट कीजिए। तो रेखा एवं कर्मचारी संगठन के लाभ क्या क्या हैं? यह संगठन अनुशासन एवं स्थिरता लाने में सहायक होता है। इसके अंतर्गत कार्यकारी प्रबंधकों विशेषज्ञों की सलाह प्राप्त होती है और उन्हें अपनी समस्याओं को हल करने में आसानी होती है। कार्यकारी प्रबंधकों का कार्यभार हल्का हो जाता है क्योंकि वे अपना काम स्टाफ कर्मचारियों की मदद से करवाते हैं या करते हैं। इस प्रकार के संगठन में लोच की संभावना अधिक होती है और इसमें लोगों में आगे संगठन की प्रगति की संभावना बढ़ जाती है। ये तो हुए इसके लाभ। अब बात करते हैं हानि के बारे में। देखिए, हानि क्या क्या है? व्यवहार में कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के मध्य अधिकार व दायित्व का उचित विभाजन नहीं हो पाता, अतः उनमें आपस में भ्रम बढ़ता है जिसमें अंत में कार्यकुशलता घट जाती है। प्राय विशेषज्ञ कार्यकारी अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगते हैं और इसमें दोनों में संघर्ष में वृद्धि हो जाती है, यानी कि दोनों ही संघर्ष करने लगते हैं एक दूसरे के लिए। विशेषज्ञों को भी व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता और यहां पर दिया गया है कि कोई भी विशेषज्ञ हो एक दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न कर लेगा और उसमें जो है एक दूसरे में संघर्ष बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये थे हमारे पास इसके लाभ और हानियां। ठीक, विशेषज्ञों को भी व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने का अवसर मिल जाता है और योजना तो वे बनाते ही हैं परंतु उन्हें जो है कार्यान्वित करने का अवसर नहीं मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता विशेषताओं को इंगित कीजिए। जो एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं हैं उनको हमें बताना है। तो दोस्तों विशेषताएं क्या क्या हैं, देखिए यहां पर हेडिंग दी हुई है, उनको हम समझा देंगे। देखिए कैसे। पहली विशेषता है वित्तीय स्थिति के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। तो वित्तीय स्थिति के अनुरूप विशेषता में क्या हम लिखेंगे? देखिए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर धन खर्च होता है। वित्तीय स्थिति के अनुरूप जो विशेषता है उसमें है प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर धन खर्च होता है। संस्था को वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर ही कार्यक्रम बनाना चाहिए। जितनी संस्था की सहनशीलता हो उतना ही धन प्रशिक्षण करना व्यय करना चाहिए, उतना ही धन प्रशिक्षण पर व्यय करना चाहिए जितनी उसकी क्षमता हो। परिवर्तन संशोधन योग्य, इसमें लिखोगे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लोचकता होनी चाहिए, लोचकता, लचीलापन होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। ध्येय पर एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, क्या होता है? कर्मचारियों को दिया जाने वाला जो प्रशिक्षण है ना उसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए। किसके लिए? जिससे कि आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। सबकी सहभागिता, देखिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभी कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए ताकि सभी कर्मचारियों का विकास संभव हो सके, कोई भी उसमें नाराजगी उत्पन्न ना कर सके। पूर्व निर्धारित यानी कि प्री प्लान होना चाहिए, मतलब कि प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना बनाकर ही लागू किया जाना चाहिए ताकि कार्यक्रम का सफल संचालन हो सके और उसमें कोई बाधा न आए। साथ ही हम क्या करें कि कम समय में अधिक से अधिक कर्मचारियों का उसका काम मिल सके, अधिक से अधिक कर्मचारियों में जो है उनको काम मिल सके, ये हमें प्रयास करना चाहिए। फिर है अनुभवी एवं उच्च अधिकारियों पर दायित्व। देखिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो दायित्व है वो सदैव वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में होता है, यानी कि जो पुराने अधिकारी उनके हाथों में हो जाता है, वही संभालते हैं सारा कामकाज। इसके अधीनस्थ कर्मचारी का विश्वास बना रहता है और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव का लाभ मिलता है। व्यवहारिक पक्ष यानी कि प्रैक्टिकल साइड, देखिए प्रशिक्षण कार्यों में व्यवहारिक पहलू पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
इसका यह तात्पर्य है कि प्रशिक्षण उपरांत वह उसको अपने जीवन में उतार सके, अच्छी तरीके से प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है नवीनतम तकनीकों का समावेश। नवीनतम तकनीकों का समावेश यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नई नई तकनीकों का समावेश करके प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें कर्मचारी उसके परिचित हो सके और उसका उपयोग वह अपने कार्य पर तथा व्यक्तिगत जीवन में उसका उपयोग कर सके, अपने जीवन में उसको उतार सके। ठीक है, तो ये आप लिखोगे एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता की विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट है अभिप्रेरण क्या है। अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेशन क्या है। देखिए मोटिवेशन को जो परिभाषित हम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, आगे बताएंगे हम, और इसको प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उनके बारे में बताते हैं। तो अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन को परिभाषित करना है तो कैसे, देखिए मोटिवेशन जो है वो अभिप्रेरण कहलाता है, हिंदी में उसको बोलते हैं अभिप्रेरण। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह लैटिन भाषा के मूवर शब्द से हुई है, और मूवर शब्द का अर्थ होता है प्रेरित करना या फिर गति देना, टू मूव, गति करना। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण की उत्पत्ति मूवर शब्द से हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है, और प्रेरित करना इसका अर्थ होता है यानी कि गति देना, और गति देना बोलते हैं टू मूव। किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छाएं, ठीक है, किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छाएं और भावनाएं जो उसे किसी निर्दिष्ट कार्य को करने की दिशा में प्रेरित करने में सक्षम होती हैं, क्या कहलाती हैं? अभिप्रेरण कहलाती हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति में कार्य करने की योग्यता तो हो सकती है, किंतु यह निर्दिष्ट कार्य को अपनी पूर्ण योग्यता और क्षमता से तभी संपन्न करेगा जबकि उसे कार्य करने हेतु भली भांति प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए। इसका मतलब यह है कि एक बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि किसी भी व्यक्ति के कार्य का निष्पादन जो है वो सफलतापूर्वक कराने के लिए उसे प्रेरणा, अभिप्रेरण प्रदान करने की आवश्यकता है, यानी कि परम आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रोत्साहन या अभिप्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को कार्य करने के लिए कृत संकल्प हो जाता है और वह अपनी अधिकतम सामर्थ्य व शक्ति का प्रयोग करके अपने संगठन की अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति करने के कार्यों में शामिल हो जाता है, सक्षम हो जाए। इस तरीके से उसे प्रेरित किया जाता है, यानी कि वो जो है लक्ष्य प्राप्ति को पा सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरण व्यक्ति की अंतः प्रेरणा है जो उस व्यक्ति को स्वयं कार्य करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करता है। देखिए अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो क्या क्या हैं उनको भी जान लेते हैं। पहला है व्यक्ति को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने हेतु प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। देखिएगा, समझिएगा और समझ के जब करिएगा। सबसे पहले आता है उपलब्धियां। देखिए उपलब्धियां क्या हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अचीवमेंट। अपने निर्दिष्ट कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न या फिर पूरा करने और उसके व्यक्तिगत रूप से समस्याओं को सुलझाने का जो संतोष ही व्यक्ति की अपनी उपलब्धियां होती हैं। समझने का तरीका, प्रॉब्लम को दूर करने का जो सक्षम उसके अंदर एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वही क्या है उसकी अपनी उपलब्धि है, जो कि व्यक्ति को क्या करती है, प्रेरित करने का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट आता है प्रगति, अचीवमेंट यानी कि एडवांसमेंट। व्यक्ति को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उसे पदोन्नति यानी कि प्रमोशन प्रदान किया जाता है, जैसे वो कार्य के प्रति और भी ज्यादा सचेत हो, लगाव आए, और इस प्रकार व्यक्ति का जो पदोन्नत यानी कि पदोन्नत बोलते हैं प्रमोशन करके उसे प्रगति प्रदान करना भी कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला एक प्रभावी कारक है। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए नए नए कौशल सीखने अथवा अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे उन्नति का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है, उन्नति का मार्ग जो खुलता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह भी एक प्रोत्साहित करने का प्रभावी कारक है। नेक्स्ट आता है पहचान। पहचान में क्या है, कार्य सफलता की सही पहचान श्रेष्ठ अंजाम से होती है। श्रेष्ठ अंजाम प्राप्त होने से कार्य के सफल निष्पादन की पुष्टि होती है और उत्साह में वृद्धि भी। अतः सफल कार्य निष्पादन की यह पहचान ही उत्साहित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है। अधिकार एवं दायित्व। देखिए अपने जॉब से संबंधित अधिकार एवं दायित्व का सफल प्रयोग
प्रोत्साहित करने वाला एक प्रणाली का कारक होता है। नेक्स्ट है कार्य। कार्य में आप लिखना है कि कार्य के संबंधित सकारात्मक या फिर नकारात्मक, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, जो दोनों घटक हैं, वो कामगार या फिर श्रमिक को प्रोत्साहन या फिर हम बोल सकते हैं कि हतोत्साहित कर देते हैं। तो इस प्रकार कार्य स्वयं भी प्रोत्साहित करने वाला एक प्रभावी कारक बन जाता है, यहां पर हम इसको मानते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है नियोजन की प्रक्रिया नियोजन की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। देखिए सबसे पहले आप जानेंगे नियोजन क्या होता है। नियोजन होता है पहले से ही बनाई हुई योजना यानी कि प्लानिंग। किसी कार्य को करने के लिए हम प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, प्री प्लान होता है पहले से ही बनाई हुई योजना, और प्लानिंग होता है योजना बनाना। नियोजन देखिए पूर्वानुमान के पश्चात यानी कि जो पहले हो चुका उसके आधार पर अगला प्रबंधकीय कार्य नियोजन यानी कि प्लानिंग है। किसी भी कार्य को संपन्न करने से पहले उसके बारे में सोचना और तदनुसार उसकी रूपरेखा बनाना ही नियोजन कहलाता है। योग्यता बनाने या फिर नियोजन की प्रक्रिया प्रगति के नवीन आयामों को समावेशित करके, नए अवसरों का अन्वेषण करके और प्रतिष्ठान को शक्ति एवं सामर्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित उद्देश्य तय करने से प्रारंभ होती है, जो हमारे पास ये नियोजन कार्य होता है, प्लानिंग होती है। तत्पश्चात क्या होता है, इन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध उपायों पर गहन विचार किया जाता है और उसके बाद प्रबंधक यह पता लगाता है कि उद्देश्य कौन कौन से आए हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं, कौन कौन से उद्देश्य आए हैं और कौन कौन से उपायों से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन उपायों के गुण और दोष क्या क्या हैं। इन गुण व दोषों का विश्लेषण करने के उपरांत प्रबंधक और संगठन की सामर्थ्य व अपेक्षाओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ उपाय का नियोजन है यानी कि चयन है करता है। ये क्या नियोजन, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ उपाय का चयन करता है जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं आप लोग। तो ये थे आपके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपका जल्द ही आपको मिल जाएगा। बस स्टूडेंट्स अगर मेहनत आपको दिख रही है हमारी, तो केवल आप ही के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं चैनल पर। कोशिश कर रहे हैं कि एक भी सब्जेक्ट में आप निराश ना हो। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। एक बार शेयर कर देंगे तो थोड़ी सी संख्या बढ़ जाएगी, थोड़ी सी संख्या बढ़ने पर जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपके नोट्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।